आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज चैप्टर करेंगे जनरेटिंग उत्पादन केंद्र। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी की क्लास से कर लिया है। आज हमारी जनरेटिंग स्टेशन की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास नंबर 1 होगी। तो ये क्लास जो है वो जो बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ALM है, शिफ्ट अटेंडेंट है, WPO है, या बच्चे जो ITI से इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की तैयारी कर रहे हैं या उन पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो आपने क्लास पूरी देखनी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। तो आज हम करेंगे जनरेटिंग। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारी जो क्लास होगी उत्पादन केंद्र की है। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी की क्लास से पढ़ लिया है। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसकी क्लास नंबर 1 हमारी आज। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जनरेटिंग स्टेशन आपस में जुड़े होते हैं। जनरेटिंग का मतलब होता है जहां पे सप्लाई पैदा की जाती है, जहां विद्युत पैदा की जाती है, जहां विद्युत पैदा की जाती है वो हमारा क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन होता है। तो कह रहा है जनरेटिंग स्टेशन आपस में जुड़े होते हैं। तो पूछ रहा है जनरेटिंग स्टेशन जो आपस में जुड़े होते हैं उससे क्या फायदा होता है हमारे। ऑप्शन ए है लोड बराबर बांटने के लिए। ये कह रहा है जनरेटिंग स्टेशन है जो आपस में जुड़े होते हैं, उससे हमारा लोड बराबर भागों में बढ़ जाता है। ऑप्शन बी बराबर वोल्टेज बनाने के लिए। ऑप्शन सी है आपूर्ति विश्वसनीयता बनाने हेतु। और ऑप्शन डी है ट्रांसमिशन आने घटाने हेतु। तो ट्रांसमिशन आने घटाने हेतु हम क्या करते हैं, उत्पादन वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लोड बराबर बांटना तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में ट्रांसफार्मर लगाते हैं या अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा क्या जनरेटिंग स्टेशन आपस में जुड़े होते हैं तो आपूर्ति विश्वसनीयता हेतु बनाने के लिए। तो इसका मतलब होता है जैसे हमारे पास एक जनरेटिंग स्टेशन खराब हो गया है तो दूसरे जनरेटिंग स्टेशन से हम क्या ले लें, सप्लाई ले लें। इसलिए क्या वो आपस में जुड़े होते हैं। आपूर्ति की निरंतर सप्लाई हेतु जो हमारे उत्पादन केंद्र होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और भारत में जो उत्पादित मानक वोल्टेज है वो कितनी है, 11 kV है। मानक वोल्टेज उत्पादन कितनी है, 11 kV तक हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इससे अधिक उत्पादन पे हमारे क्या आता है, इंसुलेशन की समस्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में मानक वोल्टेज उत्पादन संयंत्र द्वारा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई भारत में जो उत्पादन केंद्र है या उत्पादन संयंत्र है उनके द्वारा कितनी वोल्टेज उत्पादित की जाती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 11 kV होती है। ऑप्शन बी कह रहा है 33 kV होती है। ऑप्शन सी कह रहा है 132 kV होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है 66 kV होती है। तो हमारे पास जो उत्पादन केंद्र होते हैं उनमें हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या होता है, उत्पादन केंद्र। उत्पादन केंद्र होता है, इसके अंदर हमारी क्या होती है, जो वोल्टेज पैदा होती है कितनी होती है, 11 kV तक हम क्या करते हैं, उत्पादन। फिर इस उत्पादित वोल्टेज को हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको 765 kV तक क्या कर लेते हैं, स्टेप अप कर लेते हैं। मैक्सिमम कितने तक करते हैं हमें, 765 तक। तो हमारी मानक उत्पादन वोल्टेज कितनी होती है, 11 kV होती है। कितने तक होती है, 11 kV तक होती है। कहीं कहीं पे 33 kV का उत्पादन होता है, लेकिन जो भारत की मानक वोल्टेज उत्पादन संयंत्र है वो कितना करता है, 11 kV तक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक जल विद्युत केंद्र नहीं है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जो दिए गए नीचे 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा जल विद्युत शक्ति संयंत्र नहीं है। तो कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है।
हमसे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट नहीं इनमें से। ऑप्शन ए कह रहा है नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी है भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन सी है तारापुर और ऑप्शन डी है कोयना। तो इनमें से चारों में से हमने बताना भाई निम्न में से कौन सा संयंत्र है जो क्या अभी पानी से बिजली नहीं बनाता। ऑप्शन नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन सी तारापुर और ऑप्शन डी है कोयना। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें पानी से बिजली नहीं बनाई जाती, तो हमारा कौन सा है तारापुर। कौन सा है तारापुर। तो तारापुर कौन सा विद्युत केंद्र है, तो तारापुर हमारे पास कौन सा है थर्मल पावर प्लांट है, तापीय विद्युत केंद्र है। कौन सा है तापीय विद्युत केंद्र। कौन सा है तापीय विद्युत केंद्र हमारे पास कौन सा है तारापुर। तारापुर नाभिकीय, अभी तारापुर कौन सा हमारे पास नाभिकीय विद्युत केंद्र है। कौन सा है नाभिकीय। कौन सा हमारे पास नाभिकीय है, थर्मल पावर प्लांट नहीं है। कौन सा है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विद्युत आपूर्ति की जनितर आवृत्ति कितनी है। तो कह रहा है हमारे पास जो हम क्या करते हैं विद्युत उत्पादित करते हैं 11 केवी पर, तो उसकी मानक आवृत्ति कितनी होती है। किसके बारे में पूछ रहा है मानक आवृत्ति के बारे में। तो उसके अंदर कितनी आवृत्ति जनरेट होती है पैदा होती है, तो उसके अंदर हमारी कितनी होती है। ऑप्शन ए है 55 HZ, 65 HZ, 45 HZ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारी मानक आवृत्ति कितनी होती है, तो हमारी जो मानक आवृत्ति होती है हमारी कितनी होती है 55 होती है, 65 होती है, 45 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी मानक आवृत्ति कितनी होती है, तो मानक आवृत्ति होती है जो हमारी कितनी होती है 50 HZ होती है। कितनी होती है 50 HZ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को काफी मिलेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 50 HZ होती है, तो इसमें क्या हो सकता है प्लस माइनस 3% का अंतर आ सकता है। कितने का प्लस माइनस 3% का अंतर आ सकता है। तो इसलिए क्या पूछी जाती है भाई अधिकतम हमारे पास कितनी हो सकती है 51.5%, 51.5 HZ। और कम से कम हमारे पास कितनी हो सकती है, तो कम से कम हमारे पास हो सकती है 48.5 HZ। तो हमारी मानक आवृत्ति कितनी होती है 50 HZ। और 60 किसकी होती है, जो 60 HZ होती है आवृत्ति वो किसकी होती है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष किस अपरंपरागत बिजली केंद्र के प्रकार है। तो पूछ रहा भाई अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष किस अपरंपरागत बिजली केंद्र के प्रकार है। अपरंपरागत, अपरंपरागत का मतलब है गैर पारंपरिक। कौन से गैर पारंपरिक। और गैर पारंपरिक को हम क्या बोलते हैं नवीनकरणीय। क्या बोलते हैं नवीनकरणीय। क्या बोलते हैं नवीनकरणीय या नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज। तो कौन सा इनमें से ऑप्शन ए है पवन चक्की, ऑप्शन बी है नाभिकीय संतर, ऑप्शन सी है सौर सेल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष किस अपरंपरागत बिजली केंद्र के प्रकार हैं, तो ये हमारे किसके होते हैं, तो ये हमारे दोनों किसके होते हैं पवन चक्की के होते हैं। किसके होते हैं पवन चक्की के। क्या हमारे दोनों प्रकार हैं किसके हैं पवन चक्की के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय स्रोतों से, अक्षय स्रोतों से अधिकतम विद्युत शक्ति प्रदान अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली कलन विधि। तो पूछ रहा है हमारे पास भाई अक्षय स्रोतों से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी कलन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई MMPT,
ऑप्शन ए है MMPT, ऑप्शन बी है PPTH, ऑप्शन सी है TMMP और ऑप्शन डी है MTTP। तो कौन सी कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो कलन विधि का प्रयोग किया जाता है वो होता है मैक्सिमम पावर प्लांट ट्रैकिंग। तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? मैक्सिमम पावर प्लांट ट्रैकिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। वो तो मैक्सिमम पावर प्लांट ट्रैकिंग विधि कौन सी होती है? MMPT, मैक्सिमम पावर प्लांट ट्रैकिंग, इस विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को कहा जाता है। तो पूछ रहा भाई गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को कहा जाता है। ऑप्शन ए गैर नवीनकरणीय, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है नवीनकरणीय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास होते हैं नॉन कन्वेंशनल। कौन से होते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। और इनको हम क्या बोलते हैं? नवीनकरणीय। क्या बोलते हैं? नवीनकरणीय। क्या बोला जाता है? नवीनकरणीय बोला जाता है। और हमारे पास होते कौन से? ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये हमारे सारे किसके हैं? ये सारे हमारे किसके प्रकार है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है चांदी। तो प्राकृतिक का मतलब क्या भाई? जो प्रकृति से स्रोत प्राप्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत। जो क्या भाई? इनको हम क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं हम गैर पारंपरिक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या नवीनकरणीय, जो क्या नहीं हो सकते? नष्ट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है चांदी। तो हमारे पास कौन सा नहीं है इनमें से? तो चांदी जो हमारा क्या भाई? प्राकृतिक स्रोत नहीं है। क्या नहीं है? प्राकृतिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैव ईंधन का स्रोत नहीं है? तो पूछ रहा भाई कौन सा इनमें से जो जैव ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन सा जैव ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए कोई भी पौधा। कह रहा भाई कोई भी पौधा उसका किसी भी चीज का। ऑप्शन बी है पशु जनित पदार्थ। तो भाई पशुओं द्वारा जो मलमूत्र होते हैं वो पदार्थ। ऑप्शन सी है लकड़ी के टुकड़े और ऑप्शन डी है प्लास्टिक का पैकेट। तो इनमें से कौन सा जैव ईंधन का स्रोत नहीं है? तो कोई भी पौधा हो सकता है, उसको सड़े गड़ेगा तो हमारे पास क्या बनेगा भाई? ईंधन का कारण बनेगा। क्या बनेगा? ईंधन का कारण बनेगा। इसका कारण बनेगा? ईंधन का कारण बनेगा। पशु जनित पदार्थ भी क्या होते हैं? जैव ईंधन का स्रोत होते हैं। लकड़ी के टुकड़े भी क्या होते हैं? जैव ईंधन का स्रोत होते हैं। तो प्लास्टिक का पैकेट क्या नहीं भाई? जैव ईंधन का स्रोत नहीं। किसका है? जैव ईंधन का स्रोत नहीं है प्लास्टिक का पैकेट। तो ऊपर वाले तीन आपने क्या करने हैं भाई? जैव ईंधन के क्या है? स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन बिजली संयंत्र है। तो क्वेश्चन पूछ रहा भाई पन बिजली संयंत्र क्या है? कौन सा प्रकार है? ऊर्जा का गैर नवीनकरणीय स्रोत। ऑप्शन बी है पारंपरिक स्रोत, ऑप्शन सी है नवीनकरणीय स्रोत और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो हमारे पास क्या भाई? पन बिजली संयंत्र क्या है? तो हमारे पास ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। कौन सा है? गैर पारंपरिक। कौन सा है? गैर पारंपरिक। और गैर पारंपरिक को हम और क्या बोलते हैं? गैर पारंपरिक को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज।
और क्या बोला जाता है इसको, नवीनकरणीय। तो कौन सा भी नवीनकरणीय स्रोत है, कौन सा है नवीनकरणीय, क्या ये हमारा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर। क्वेश्चन क्या भाई, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर में पारदर्शी आवरण का क्या कार्य है। तो कह रहा है हमारे पास फ्लैट प्लेट फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर में पारदर्शी आवरण का क्या कार्य है। कलेक्टर क्या होता है भाई, संग्रहक, संग्रहक होता है। तो पूछ रहा भाई फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर में पारदर्शी आवरण का क्या कार्य है। संग्रहक का मतलब होता है भाई ग्रहण करने वाला, कलेक्टर होता है इकट्ठा। तो कह रहा है भाई ऊर्जा हानि को कम करना, जो पारदर्शी आवरण होता है उसके द्वारा ऊर्जा हानि को कम किया जाता है। ऑप्शन बी दृश्यमान प्रकाश संचारित करना। तो पारदर्शी आवरण है तो क्या करेगा भाई, दृश्यमान प्रकाश संचारित करेगा। दूर अवरक्त किरणों को क्या करेगा भाई, अवरुद्ध करेगा, ये भी इसका काम होता है। और ऊर्जा हानि को कम करना, ये भी इसका काम होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। फ्लैट प्लेट का ये कार्य होता है, पारदर्शी आवरण क्या कार्य होता है, ऊर्जा हानि को कम करना, दृश्यमान प्रकाश संचारित करना, दूर अवरक्त किरणों को अवरुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच की ऊंचाई के अंतर को कहा जाता है। कह रहा है एक तो उच्च ज्वार है और एक क्या है, निम्न ज्वार है। ये हमारे पास क्या है, उच्च ज्वार है, और ये हमारे पास क्या है, निम्न ज्वार है। तो इनके बीच जो ऊंचाई का अंतर होता है, इस अंतर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है ज्वारीय परास, ऑप्शन बी है ज्वारीय औसत, ऑप्शन सी है निक ज्वार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इनके बीच के अंतर को हम जानते हैं ज्वारीय प्रकाश से। इसके ज्वारीय प्रकाश के नाम से इसको जाना जाता है, इस अंतर को ज्वारीय प्रकाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन गैर अक्षय स्रोत में शामिल है। तो इनमें से पूछ रहा भाई कौन गैर अक्षय स्रोत में शामिल है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई लकड़ी होती है, ऑप्शन बी कह रहा भाई पवन ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी कह रहा है सौर ऊर्जा होती है, और ऑप्शन डी कह रहा भाई मीथेन होती है। तो इनमें कौन गैर अक्षय स्रोत में शामिल है। तो कौन सा शामिल होता हमारा, लकड़ी होती है, पवन ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, मीथेन होती है। तो हमारी क्या होती है, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है। हमारे पास क्या एक सोलर पैनल होता है ऐसे इस प्रकार से, प्लेट होती, सोलर प्लेट होती हमारी इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। तो कह रहा भाई सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है। ऑप्शन ए कह रहा है सोलर सेल की श्रेणी क्रम व्यवस्था, ऑप्शन बी कह रहा है सोलर सेल की समांतर क्रम व्यवस्था, और ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक सोलर सेल पैनल में मॉड्यूल इंगित क्या करता है भाई, तो इसमें जो जुड़ी होती है प्लेटें वो क्या होती है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में जुड़ी होती है, ताकि हम क्या भाई वोल्टेज और करंट दोनों क्या ले सकें, बराबर ले सकें, क्या ले सके, करंट और वोल्टेज दोनों क्या कर सकें, बराबर प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा भाई गैस टरबाइन पावर प्लांट कौन से है, गैस से चलने वाली टरबाइन पावर प्लांट होते हो आमतौर पर किस आपूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा बेस लोड के लिए, ऑप्शन बी प्लांट लोड के लिए, ऑप्शन सी है पीक लोड के लिए, ऑप्शन डी है इमरजेंसी लोड के लिए।
तो कौन से लोड के लिए हम क्या करते हैं, गैस टरबाइन पावर प्लांट का प्रयोग करते हैं? तो बेस लोड के लिए करते हैं, पावर प्लांट लोड के लिए करते हैं, पीक लोड के लिए करते हैं, इमरजेंसी लोड के लिए करते हैं। तो कौन से लोड के लिए हम प्रयोग करते हैं? तो पीक लोड के लिए। जब लोड क्या होता है, बढ़ जाता है, शिखर पे हो जाता है, तो उस लोड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गैस टरबाइन पावर प्लांट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सिद्धांत आधारित है। तो जो हमारा सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है? ऑप्शन ए है फोटोवोल्टिक प्रभाव, ऑप्शन बी है विखंडन, ऑप्शन सी है जल विद्युत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित होता है हमारा? तो जो सौर ऊर्जा का सिद्धांत हमारा आधारित होता है वो फोटोवोल्टिक प्रभाव के ऊपर क्या होता है? आधारित होता है। किसके? फोटोवोल्टिक प्रभाव के ऊपर क्या होता है? आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा केंद्र के लिए उचित है? क्वेश्चन में हमें कह रहा है हमने सोलर पैनल लगाना है, तो उसके लिए कौन सी जगह उचित होती है? तो हमने क्या करना भाई, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को प्राप्त करना है, सौर सेल लगाना है या सोलर पैनल लगाना है, तो उसके लिए कौन से क्षेत्र को अधिक पसंद किया जाता है? ऑप्शन ए है तटीय क्षेत्र को, ऑप्शन बी है गर्म व शुष्क क्षेत्र को, ऑप्शन सी है ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, और ऑप्शन डी है पहाड़ी क्षेत्र। तो सोलर सेल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास क्या होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए। तो वहां पे स्थापित करते हैं जहां पे क्या होता है? गर्म व शुष्क क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? गर्म व शुष्क क्षेत्र होता है। वहां पे सोलर पैनल को क्या किया जाता है? अधिक स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधिक लाभदायी है? तो कह रहा भी जो समुद्र के अंदर ज्वार या लहरें उत्पन्न आती होती है उसके द्वारा हमने क्या करनी भाई? विद्युत शक्ति उत्पादन करनी है। क्या करनी है? विद्युत शक्ति का उत्पन्न करना है। तो उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ज्वार शक्ति, ऑप्शन बी है परमाणु शक्ति, ऑप्शन सी है तरंग शक्ति, ऑप्शन डी है कोयला शक्ति। तो जो समुद्र के अंदर लहरें उठती है उसके द्वारा जो हम विद्युत प्राप्त करते हैं, तो उसमें कौन सी शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम किसका करते हैं? परमाणु के लिए हमारे पास कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन। कोयले का थर्मल पावर प्लांट, तो किसका प्रयोग करते हैं? ज्वार शक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ज्वार शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पवन टरबाइन प्रणाली द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किस प्रकृति की होती है? ये कह रहा भाई पवन हवा द्वारा जो टरबाइन चलाई जाती है, जो उसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न शक्ति होती है वो किस प्रकृति की होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा भाई डीसी होती है, ऑप्शन बी कह रहा एसी होती है, ऑप्शन सी है आवेगी होती है, और ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो विद्युत का उत्पादन होता है वो हमेशा एक ही रूप में उत्पादित करते हैं। किसके रूप में? हम एसी के रूप में ही उसका क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गैर पारंपरिक शक्ति उत्पादन का सही क्रम है। तो कह रहा भाई गैर पारंपरिक शक्ति उत्पादन का सही क्रम है सौर, पवन, जैव गैस व ज्वार शक्ति। ऑप्शन बी है कोयला, डीजल, परमाणु, ऑप्शन सी है सौर, भाप, कोयला, ऑप्शन डी है ताप, गैस, पवन, डीजल। तो हमारे पास गैर पारंपरिक कौन से होते हैं? जो नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं भाई? गैर पारंपरिक होते हैं। और उसमें हमारे कौन कौन से पदार्थ होते हैं भाई? सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, ज्वारीय शक्ति होती है, और बायोगैस होती है। ये हमारा क्या भाई? सही क्रम है गैर पारंपरिक उत्पादन का सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय विद्युत केंद्र में ऊर्जा को किस रूप का प्रयोग किया जाता है?
तो कह रहा है समुद्र के अंदर हमने जो ज्वारीय शक्ति के द्वारा विद्युत उत्पादन की है उसमें किस रूप का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है ज्वारीय विद्युत केंद्र में क्या भी ज्वार के द्वारा जो विद्युत उत्पादन की जाती है ऊर्जा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है समुद्र जल की गतिक ऊर्जा का। कह रहा भाई समुद्र में जो गतिक ऊर्जा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा भाई समुद्र जल की स्थितिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है ए व बी दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ज्वारीय विद्युत केंद्र में ऊर्जा का जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थितिक व गतिक जल की जो ऊर्जा होती है उस दोनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसका समुद्र जल की गतिक ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है, समुद्र जल की स्थितिक ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है भंडारण प्रणाली का, ऑप्शन बी बांध प्रणाली का, ऑप्शन सी है जल प्रणाली का, ऑप्शन डी है बैटरी प्रणाली का। तो किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बांध प्रणाली बोलते हैं, डैम प्रणाली बोला जाता है। कौन सी, डैम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार किसके कारण उत्पन्न होती है। तो समुद्र के अंदर जो लहरें होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, पूछ रहे हैं हमसे भाई क्या ज्वार किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय त्वरण खिंचाव से, ऑप्शन बी चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, ऑप्शन सी पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वीय त्वरण के खिंचाव के कारण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्वार किसके कारण उत्पन्न होती है हमारी, जब हमारे क्या तभी सूर्य और चंद्रमा के अंदर क्या होता है, खिंचाव होता है, तब हमारा क्या तभी ज्वार उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय खिंचाव होता है तब हमारा क्या तभी ज्वार उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप विद्युत केंद्र और थर्मल पावर प्लांट और पन बिजली संयंत्र में प्रयोग किए जाने वाले जनित्र की गति होती है। एक तो कह रहा भाई किसमें, ताप विद्युत केंद्र में जो प्रयोग किया जाता है उसकी, और दूसरा किसकी, पन बिजली संयंत्र में प्रयोग किए जाने वाले जनित्र की गति होती है। तो दोनों के बारे में पूछ रहा है। एक तो कह रहा है ताप विद्युत केंद्र में जो अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है उसकी गति कितनी होती है, और दूसरा कह रहा है जो पन बिजली में प्रयोग किया जाता है उसकी गति कितनी होती है। तो ताप विद्युत केंद्र जो प्रयोग किया जाता है हमारे पास होता है नॉन सैलिएंट। कौन सा होता है, नॉन सैलिएंट बेलनाकार, कौन सा, नॉन सैलिएंट रोटर होता है। ये हमारा किसके अंदर होता है, ताप के अंदर। और दूसरा हमारा कौन सा होता है, सैलिएंट। इसका प्रयोग किसके में किया जाता है, पन बिजली में। तो जो हमारा नॉन सैलिएंट होता है वो किसके अंदर प्रयोग किया जाता है, ताप विद्युत के अंदर। तो इसकी गति क्या होती है, इसकी गति होती है अधिक, और इसकी गति कितनी होती है, 3000 आरपीएम। कितनी होती है, 3000 आरपीएम। और जो पन बिजली संयंत्र में प्रयोग किया जाता है उसकी गति क्या होती है, कम। इसकी क्या होती है, कम, और ये कितनी होती है, 300। तो ऑप्शन नंबर है 300 और 300, 3000 और 300 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर है सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जल विद्युत केंद्र में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें पूछ रहा भाई, जल विद्युत केंद्र में किस रोटर का प्रयोग किया जाता है। जल विद्युत केंद्र में जिस रोटर का प्रयोग किया जाता है वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है कम गति वाला। कौन सा होता है, तो इसके अंदर कम गति वाले का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कम गति वाला। और कम गति वाला हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर पोल क्या होते हैं, अधिक स्थापित होते हैं,
क्या होते हैं, पोल अधिक स्थापित होते हैं, तो हमारे पास होता है सैलिएंट। कौन सा होता है, सैलिएंट रोटर का प्रयोग किया जाता है। सैलिएंट रोटर की लंबाई क्या होती है, कम होती है, व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है, इस कारण इसके ऊपर अधिक पोल स्थापित किए जाते हैं। अधिक पोल स्थापित करने के कारण इसकी गति क्या होती है, कम। तो कौन से का प्रयोग किया जाता है, सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से का, सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग इसके ऊपर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जल विद्युत संयंत्र के पेनस्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेवार है। तो ये हमारे पास कह रहा है, हमारे पास क्या होता है, छोटा सा हम एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ये होता है हमारे भाई हाइड्रो पावर प्लांट। क्या होता है, ये हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट होता है। क्या ये हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, ये हमारे पास है डैम, ये हमारे पास है जलाशय, ये हमारे पास है सर्ज टैंक, ये हमारे पास वोल्वो हाउस, ये हमारे पास है पेनस्टॉक, यहाँ पे हमारी टेल रेस, और ये हमारे पास है एड्रेस। यहाँ पे क्या, ये पानी है, ये हमारा डैम है। तो कह रहा भाई जल विद्युत संयंत्र के लिए पेनस्टॉक के अंदर जो जल जाता है उसके नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेवार है। ऑप्शन ए कह रहा भाई जलद्वार, ऑप्शन बी कह रहा है सर्ज टैंक, ऑप्शन सी है जलाशय, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन से का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर पानी के प्रवाह क्या हो नियंत्रण करने के लिए। तो हमारे पास क्या होता है भाई, सर्ज टैंक होता है। क्या होता है, सर्ज टैंक। तो कौन होता है इसके लिए जिम्मेवार, प्रवाह का नियंत्रण है, तो कौन करता है, हमारा सर्ज टैंक करता है। कौन करता है, जलद्वार करता है। ये वोल्वो हाउस करती हुई कौन करती है, वोल्वो हाउस करती है। वोल्वो हाउस का काम क्या होता है, जब पेनस्टॉक फटने की स्थिति में आती है तब हमारी वोल्वो हाउस क्या करती है, उसमें से जो पानी जाता है उसको क्या कर देती है, रोक देती है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, जलद्वार का, वोल्वो हाउस का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक पेनस्टॉक का प्रयोग के बीच कंड्यूट के रूप में किया था भाई। कह रहा भाई पेनस्टॉक हमारा किस किस के बीच में लगा होता है। तो पेनस्टॉक हमारे किसके बीच में लगा होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई स्टीम चेस्ट और तथा टरबाइन के बीच में, ऑप्शन बी कह रहा भाई टरबाइन तथा विसर्जन के बीच में, ऑप्शन सी कह रहा भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगा होता है, और ऑप्शन डी है डैम तथा टरबाइन के बीच। तो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, तो हमारा क्या भाई पेनस्टॉक किस किस के बीच में जुड़ा होता है। तो हमारा डैम तथा टरबाइन के बीच में लगी होती है हमारी क्या, पेनस्टॉक। और यह क्या होती है, एक बंद पाइप होती है जो स्टील या कंक्रीट की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर हाइड्रोलिक स्टेशनों में लो एड संयंत्र के लिए पेनस्टॉक में पानी का वेग चुना जाता है। तो कह रहा भाई पानी का वेग चुना जाता है, तो कितने मीटर तक पानी का वेग चुना जाता है हमारे पास। ऑप्शन ए कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी कह रहा है 7 मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी कह रहा है 9 मीटर पर सेकंड। तो आपने ये डाटा याद रखना पड़ेगा। आमतौर पर हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में लो एड सेंटर के लिए पेनस्टॉक में जो पानी का प्रवाह चुना जाता है हमारे पास कितना होता है। तो होता है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। कितना होता है, 2 मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है। तो पूछ रहा भी जो हमारे पास हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है, जल विद्युत शक्ति केंद्र, कौन सा, जल विद्युत शक्ति केंद्र, जल विद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रो पावर प्लांट।
तो कह रहा है इसमें जो सर्ज टैंक होता है वो हमारा किस चीज के पास लगा होता है। ऑप्शन ए कह रहा है जलाशय, ऑप्शन बी है बांध, ऑप्शन सी है टेल रेस, ऑप्शन डी है टरबाइन। तो टेल रेस क्या होती है, जहां पे टरबाइन पे पानी गिरने के बाद क्या जाता है, आगे जाता है, विसर्जित होता है, उसको टेल रेस बोला जाता है। बांध क्या, जलाशय क्या होता है, बांध के जो पीछे का भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, जलाशय बोला जाता है। टरबाइन क्या होती है, यह पेन स्टॉक से इसके ऊपर क्या डाला जाता है, पानी। तो जो हमारा सर्ज टैंक वो किसके पास लगा होता है, तो सर्ज टैंक हमारा लगा होता है बांध के पास, डैम के पास लगा होता है। किसके पास, डैम के पास लगा होता है सर्ज टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्ज टैंक सुरक्षा के लिए होता है। तो कह रहा है जो सर्ज टैंक होता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर है, वो सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है पेन स्टॉक, ऑप्शन बी है कंट्रोल गेट, ऑप्शन सी है बांध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सर्ज जो टैंक होता है हमारा वो बांध तथा टरबाइन के बीच में पेन स्टॉक के द्वारा जुड़ा होता है। तो सर्ज टैंक हमारा जो क्या करता है, जो पेन स्टॉक में वाटर एमरिंग प्रभाव होता है उससे क्या करता है, उसको बचाता है। क्या करता है, वाटर एमरिंग प्रभाव से किसको बचाता है, पेन स्टॉक को बचाता है। और दूसरा क्या करता है, लोड घटने या बढ़ने पर पानी की सप्लाई को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो किसके लिए होता है हमारे पास, ये पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसकी, पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए, वाटर एमरिंग प्रभाव से बचाने के लिए। किसको, वाटर एमरिंग, वाटर एमरिंग प्रभाव से किसे बचाता है, वाटर एमरिंग प्रभाव से ये पेन स्टॉक को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र में बाढ़ नियंत्रण करने, जल विद्युत संयंत्र में बाढ़ नियंत्रण करने और जलाशय से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो क्या वही हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जो हमारा जलाशय होता है, क्या होता है, जलाशय, जलाशय को हम और क्या बोलते हैं, रिजर्वायर, क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोला जाता है इसका दूसरा नाम। तो ये क्या होता है, प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार का हो सकता है। और इसमें वर्षा ऋतु के अंदर क्या किया जाता है, पानी स्टॉक किया जाता है। तो इसमें कह रहा है इसमें से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्प्लव मार्ग, ऑप्शन बी है फोरबे, ऑप्शन सी टरबाइन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारे पास किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए तथा इसके अंदर जो पदार्थ गिर जाते पानी के अंदर है उनको बाहर निकालने के लिए, ताकि वो क्या ना पहुंचे, पेन स्टॉक तक ना पहुंचे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उत्प्लव मार्ग होता है। क्या होता है, उत्प्लव मार्ग। और इसमें धातु के गेट लगे होते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लिट वे। क्या बोला जाता है, स्प्लिट वे का प्रयोग किया जाता है, उत्प्लव मार्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पन बिजली संयंत्र में हाइड्रोलिक संरचनाओं का भाग है। पन बिजली संयंत्र में हाइड्रोलिक संरचनाओं का भाग है। ऑप्शन ए उत्प्लव मार्ग, ऑप्शन बी अतितापक, ऑप्शन सी सघनित्र, ऑप्शन डी गैस निष्कर्षक। तो कौन सा होता है हमारे पास वही, तो पन बिजली संयंत्र में हाइड्रोलिक संरचनाओं का भाग है। तो हमारे पास क्या था भाई, अतितापक, अतितापक को हम क्या बोलते हैं, सुपर हीटर। क्या बोलते हैं, सुपर हीटर बोला जाता है। सघनित्र क्या होता है, कंडेंसर। क्या होता है, कंडेंसर। गैस निष्कर्षक क्या होता है, गैस निकालने वाला। तो ये तीनों भाग हमारे किसके हैं, ये हमारे तापीय के, किसके हैं, तापीय विद्युत संयंत्र के, थर्मल पावर प्लांट की ये तीनों भाग है। तो पन बिजली संयंत्र का हमारा कौन सा भी उत्प्लव मार्ग है, इसका प्रयोग अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जलाशय के अंदर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन में जल धारा में जल प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो कह रहा भाई जो हमारे पास टरबाइन लगी होती है हाइड्रो पावर प्लांट में, उसमें टरबाइन के ऊपर जो जल प्रवाह होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इंटैक के द्वारा, ऑप्शन बी सर्ज चैम्बर, ऑप्शन सी पेन स्टॉक, ऑप्शन डी है टेल रेस।
तो कह रहा भाई हमारे पास जो टरबाइन लगी होती है, ऐसी टरबाइन लगी होती है हमारी, इस टरबाइन के ऊपर जो पानी आता है, ये पानी आने के बाद ये क्या करती है, टरबाइन घूमती है। तो पूछ रहा है जो बाद में जो पानी बच जाता है वो कहाँ पे जाता है, तो क्या हो जाता है, विसर्जित होता है। क्या होता है, विसर्जित। और उसको हम क्या बोलते हैं, टेल रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल रेस। पानी विसर्जित होता है, विसर्जित। इसके बाद पानी क्या होता है, विसर्जित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन सामान्यतः तौर पर होते हैं। भाई पूछ रहा भाई कहां पर इनको प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन को। हाइड्रोलिक पावर स्टेशन का मतलब है जल विद्युत केंद्र। कौन से, जल विद्युत केंद्र। तो जल विद्युत केंद्र को कहां पर स्थापित किया जाता है, तो ऑप्शन ए कह रहा भाई दलदले इलाकों में, ऑप्शन बी पहाड़ी इलाकों में, ऑप्शन सी निचले इलाकों में, और ऑप्शन डी है घास के मैदानों में। तो हमारे कहां पर स्थापित किया जाता है इसका, तो इसको पहाड़ी इलाकों में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। कहां पे, पहाड़ी इलाकों में इसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत संयंत्र में पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। तो किस विद्युत संयंत्र में पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, तो ऐसा कौन सा विद्युत संयंत्र है जिसके अंदर प्रदूषण नहीं होता। ऑप्शन ए है नाभिकीय संयंत्र, ऑप्शन बी है कोयला संयंत्र, ऑप्शन सी है हाइड्रो पावर संयंत्र, और ऑप्शन डी है डीजल पावर संयंत्र। तो इनमें से कौन सा है जिसके अंदर क्या नहीं होता भाई, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। तो हमारे पास किसके अंदर नहीं होता, तो हमारे जल विद्युत केंद्र के अंदर नहीं होता, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता। और इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या होती है, सबसे कम। रनिंग कॉस्ट क्या होती है इसकी, रनिंग लागत, चलाने में जो खर्चा आता है वो क्या होती है इसकी, सबसे कम होती है। रनिंग लागत सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत कम है। संचालन मतलब जिसको चलाने में हमारे पास लागत क्या है, कम लगती है। तो उसमें कौन सा होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, नाभिकीय पावर प्लांट, कोयला पावर प्लांट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे उत्पादन संयंत्र में संचालन लागत, चलाने में जो खर्चा सबसे कम आता है किसमें आता है, हाइड्रो पावर प्लांट में आता है। रनिंग कॉस्ट क्या इसकी सबसे कम होती है। क्या होती है, रनिंग कॉस्ट सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ठोस ईंधन नहीं है। तो नीचे दिए गए ईंधन में पूछ रहा है कौन सा ठोस ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है तारकोल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है पीट। तो पीट भी क्या होता है हमारे पास, कोयला होता है। क्या होता है, कोयला। और ये क्या होता है, प्रकृति में सबसे खराब होता है। क्या होता है, सबसे खराब कोयला। क्या होता है, सबसे। तो हम लिख लेते हैं भाई, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है, तारकोल। तो हमारे पास ये कोयला है, इस कोयले से हमारे पास क्या, इसका प्रयोग कहां किया था भाई, ताप शक्ति केंद्र में। ताप शक्ति केंद्र में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये हमारे पास 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4। एक होता है हमारे पास एंथ्रेसाइट, दूसरा हमारे पास होता है बिटुमिन्स, तीसरा हमारे पास होता है लिग्नाइट, और नंबर 4 पे हमारे पास होता है पीट। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा होती है 90%, कार्बन की मात्रा 90%। इसमें कितनी होती है, 60 से 80%। इसमें कितनी होती है, 20 से 40%। और इसमें कितनी होती है, 20% से कम। ये हमारे पास क्या होता है, कोयला होता है। और सबसे ज्यादा जिस कोयले का प्रयोग किया था कौन से क्या होता है, बिटुमिन का, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग, सबसे ज्यादा प्रयोग।
इसका बिजली संयंत्र ताप शक्ति केंद्र में सबसे ज्यादा किसका बिटुमिन कोयले का प्रयोग किया जाता है? सबसे खराब कौन सा होता है? हमारा पीठ सबसे खराब। खराब क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, और नमी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और एंथ्रेसाइट कोयले से क्या क्या होता है? हीरे का निर्माण। इसका हीरे का निर्माण, इसका क्या होता है? हीरे का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा ईंधन उपलब्ध है? तो कह रहा है बिजली बनाने के लिए हमारे पास भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ईंधन उपलब्ध है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है कोयला, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास कौन सा होता है सबसे ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कौन सा ईंधन उपलब्ध होता है? तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है वो हमारे पास होता है कोयला। कौन सा होता है? कोयला। तो भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है? कोयले के द्वारा, ताप विद्युत शक्ति संयंत्र के द्वारा सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मितोपयोजक किसकी दक्षता बढ़ाता है? मितोपयोजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या बोला जाता है? इकोनोमाइजर। ये पूछ रहा है भाई किसकी दक्षता बढ़ाता है? तो जो इकोनोमाइजर होता है हमारा वो क्या होता है? ये हमारे पास एयर प्रीहीटर और बॉयलर के बीच में लगा होता है। तो इसका काम क्या होता है? जो बॉयलर से फ्यूल गैसें निकलती है, क्या करती है? बॉयलर से जो गैसें निकलती है उनके द्वारा क्या करता है? ये वाटर फीड पंप से जो पानी आता है उसको क्या करता है? गर्म करता है। और वो पानी गर्म करके किसको देता है? बॉयलर को देता है। किसको देता है? बॉयलर को देता है। तो इसलिए इसका प्रयोग जो किया जाता है, बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह बॉयलर तथा वायु पुरोतापक के बीच में जुड़ा होता है, और इसका काम क्या होता है? वाटर फीड पंप के द्वारा जो पानी आता है उसके पानी को, तापमान को बढ़ाना क्या होता है? इकोनोमाइजर का काम होता है, मितोपयोजक का काम होता है। और वो काम करता है बॉयलर से निकलने वाली फ्यूल गैसों के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बॉयलर से निकलने वाली फ्यूल गैसों के द्वारा क्या करता है? ये पानी के तापमान को बढ़ाता है। वायु पुरोतापक क्या होता है? वायु पुरोतापक होता है जो बॉयलर के अंदर जो हवा आती है उस हवा को नमी रहित करना, इसका काम होता है। एयर प्रीहीटर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप शक्ति केंद्र का भाग नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा भाई भाप शक्ति केंद्र का। और भाप शक्ति केंद्र का काम हम किस में करते हैं? तो ये हमारा होता है भाई ताप विद्युत संयंत्र में। थर्मल पावर प्लांट के अंदर पानी को उच्च ताप व उच्च दाब में भाप के अंदर बदला जाता है। और वो काम कौन करता है? बॉयलर करता है। तो उसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा भाग नहीं होता है? वायु परितापक। क्या था भाई? वायु परितापक सुपर हीटर, इसको क्या बोलते हैं? सुपर हीटर बोलते हैं। तो सुपर हीटर का प्रयोग किया जाता है बॉयलर से जो भाप निकलती है उस भाप को नमी रहित करने के लिए सुपर हीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है भाई संघनित्र, कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। और कंडेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो टरबाइन से जो भाप निकलती है कूलिंग टावर के द्वारा उनको क्या है? पानी में बदला जाता है। और उस पानी को संघनित्र के द्वारा किसको दिया जाता है? वाटर फीड पंप को दिया जाता है। तो संघनित्र का प्रयोग भी किया जाता है। उसके बाद भाई इकोनोमाइजर का भी प्रयोग किया जाता है। इकोनोमाइजर हमारा क्या था भाई? मितोपयोजक। क्या होता है? मितोपयोजक। और मितोपयोजक का प्रयोग किया जाता है बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए। ये जो संघनित्र से पानी आता है वाटर फीड पंप से, उसको मितोपयोजक क्या करता है? जो बॉयलर से गैसें निकलती है उसके द्वारा क्या करता है? उसको गर्म करता है। तो इकोनोमाइजर का भी प्रयोग किया जाता है। तो भाग नहीं, तो इसका क्या हुई? पातनाल इसका क्या नहीं है? भाग नहीं है। और क्या भाग होते इसके? बॉयलर होता है, टरबाइन होती है, वायु पुरोतापक होता है, और क्या होता है? अल्टरनेटर होता है। ये इसके सारे भाग। और क्या होता है? उत्तेजक होता है। और क्या होता है? चिमनी होती है। और क्या होता है? फैन होते हैं, ड्राफ्ट फैन और इंड्यूस्ड फैन। ये सारे किसके इसके भाग होते हैं? चुनन संयंत्र होता है।
जहाँ दहन क्रिया नियंत्रित की जाती है, क्या होता है, चूर्णन से अंतर होता है। ये सारे किसके भाग हैं, थर्मल पावर प्लांट के भाग है। तो कौन सा नहीं भाई, पातनाल क्या इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयोग अल्टरनेटर का रोटर किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का रोटर होता है हमारे पास, ऑप्शन ए है बेलनाकार, ऑप्शन बी है सिलेंड्रिकल, ऑप्शन सी है स्क्रोल केज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से का प्रयोग किया जाता है हमारे पास, तो हमारे पास जो अल्टरनेटर का प्रयोग किया तो हमारे पास होता है नॉन सैलिएंट। कौन से का प्रयोग किया जाता है, नॉन सैलिएंट। और नॉन सैलिएंट क्या होता है, लंबाई होती ज्यादा, क्या होती है, लंबाई ज्यादा, व्यास कम। व्यास क्या होता है, कम। पोल भी क्या होते हैं, पोल भी होते हैं कम। गति क्या होती है, गति होती है अधिक। गति क्या होती है, अधिक। और नॉन सैलिएंट का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है भाई, तो उसको हम बोलते हैं बेलनाकार। कौन सा बोलते हैं, बेलनाकार। नॉन सैलिएंट का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, बेलनाकार का प्रयोग किया जाता है। कौन से का क्या आता है, बेलनाकार रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला जलाने से बॉयलर सेंटर में क्या होता है, बॉयलर के अंदर जो कोयला जलाया जाता है तो उसमें क्या चीज होती है। ऑप्शन ए है यांत्रिक, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, रासायनिक उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित, विद्युत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या होता है भाई, जो बॉयलर होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, जो पानी आता है उसको उच्च ताप व उच्च दाब के द्वारा भाप में बदला जाता है। तो उसमें क्या होता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, हमारे पास अल्टरनेटर बदलता है। कौन बदलता है, अल्टरनेटर जनित प्रत्यावर्तक। ऑप्शन बी भाई, रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल क्या होती है हमारी जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किसमें होती है, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसमें ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। कोयला जलता है उससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बॉयलर उसको क्या करता है, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टर्बो जनरेटर में कौन सा हिस्सा घूमता है। पूछ रहा भाई टर्बो अल्टरनेटर में कौन सा हिस्सा घूमता है। ऑप्शन ए है आर्मेचर, ऑप्शन बी है ब्रश, ऑप्शन सी है पोल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सारे टर्बो अल्टरनेटर के भाग होते हैं और टर्बो अल्टरनेटर की गति क्या होती है, कम होती है, इसलिए उसके अंदर जो कौन सी चीज घूमती है तो उसके अंदर पोल घूमा जाता है। क्या होता है भाई, पोल क्या करता है, घूमता है। क्या करता है, पोल घूमता है। और आर्मेचर क्या रहती है, आर्मेचर रहती स्थिर। क्या रहती है, आर्मेचर रहती स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भाप बिजली केंद्र में एयर प्री हीटर का क्या कार्य है। वायु पूर्वतापक का कार्य पूछ रहा भाई, भाप बिजली केंद्र में एयर प्री हीटर का क्या कार्य है। तप प्रदान करता है, सुपर हीटर को गर्म हवा देना, एक्सचेंजर को गर्म हवा देना, ऑप्शन डी है गरीब गैसों से गर्मी निकालना और इनपुट वायु को गर्म करना। तो जो हमारे पास वायु पूर्वतापक होता है उसका काम होता है जो हमारे बॉयलर के अंदर जो आवाज आती है उसको क्या करना, उसमें से गैसों को निकालना और उसके वायु को क्या करना, गर्म करना, उसका क्या होता है, काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो ये क्या करता है भाई, बॉयलर के अंदर आने वाली वायु को क्या करता है, गर्म करता है और उसमें से गरीब गैसों को क्या करता है, बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का मुख्य काम। तो जो हमारे पास क्या होता है भाई, भाप पावर स्टेशन होता है उसमें बॉयलर का मुख्य काम क्या है। तो बॉयलर हमारा क्या होता है भाई, ताप विद्युत केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है भाई,
बॉयलर हमारा क्या होता है, ताप विद्युत संयंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंदर पानी को उच्च ताप व उच्च दाब के द्वारा भाप में बदला जाता है। तो इसका काम पूछ रहा भाई, मुख्य काम क्या है, पानी को भाप में परिवर्तित करना, भाप को सुपर गर्म करना, सुपर हीटर को गर्म हवा देना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे क्या करता है भाई, पानी को भाप में परिवर्तित करता है। इसको करता है भाई, पानी को भाप में परिवर्तित करता है उच्च ताप व उच्च दाब में। भाप को सुपर गर्म करना, तो भाप को सुपर गर्म करने का काम किसका होता है भाई, सुपर हीटर का। इसका होता है सुपर हीटर का, इसका काम होता है, सुपर हीटर का काम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न किस संयंत्र के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है नाभिकीय संयंत्रों द्वारा, ऑप्शन बी है ताप संयंत्रों द्वारा, ऑप्शन सी है जल विद्युत संयंत्रों द्वारा, ऑप्शन डी है पवन विद्युत संयंत्रों द्वारा। तो भारत में जो सबसे अधिक बिजली उत्पादन की जाती है वो ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा क्या की जाती है, अधिकतम बिजली उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजीव गांधी थर्मल पावर सेंटर कहां पर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा भाई, पेपर में आने की पूरी संभावना है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है खेदड़ के अंदर, ऑप्शन ए कह रहा है गोरखपुर, ऑप्शन बी है खेदड़, ऑप्शन सी है हिसार, ऑप्शन डी है बरवाला। तो हमारा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है। तो जो हमारा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट स्थित है वो कहां पे है, खेदड़ के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है, खेदड़ में स्थित है। और खेदड़ किस जिले के अंतर्गत आता है, तो हिसार जिले के अंतर्गत आता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में दिए हो तो हमारे क्या होगा, खेदड़ होगा। अगर इनमें ये दिया ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हिसार का ऑप्शन लगा सकते हैं। और इसके अंदर कितने भी 600 मेगावाट की 2 यूनिट है, 600 मेगावाट की 2 यूनिट है। कितनी है, 600 मेगावाट की 2 यूनिट है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है। हरियाणा का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट नाभिकीय संयंत्र कहां पर स्थापित है। ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है खेदड़, ऑप्शन सी है फतेहाबाद, ऑप्शन डी है जांडली खुर्द। तो हमारे किसके अंदर स्थित है, तो जो हमारा हरियाणा का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट जो स्थापित है या जो बन रहा है वो कहां पे है। तो इसका उद्घाटन 2014 के अंदर, इसका उद्घाटन कब किया गया था, 2014 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और इसके अंदर 700 मेगावाट की 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 700 मेगावाट की 4 यूनिट है। और ये हमारे फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के अंदर क्या है, स्थित है। किस गांव में है, गोरखपुर गांव के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग उन टरबाइन हेतु भाप के उत्पादन के लिए किया जाता है जो कि अल्टरनेटर को चलाती है। ऑप्शन ए है तापीय, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी ईंधन। तो कौन सी होती है, किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग उन टरबाइन हेतु भाप के उत्पादन के लिए किया जाता है जो कि अल्टरनेटर को चलाती है। तो हमारे क्या होता है, तापीय के अंदर ये काम किया जाता है, भाप के द्वारा क्या किया जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है। और उस टरबाइन से हमारा क्या जुड़ा होता है, अल्टरनेटर जुड़ा होता है। उस अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सा होता है, तापीय। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तापीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है। तो हमारे पास सबसे अधिक जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो थर्मल पावर प्लांट से की जाती है। तो पूछ रहा है उसकी दक्षता कितनी तक होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई 50 से 60%, ऑप्शन बी है 70 से 80%, ऑप्शन सी है 25 से 35%, ऑप्शन डी है 90% से ऊपर। तो हमारी कितनी होती है,
तो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है उसकी दक्षता कितनी होती है हमारे पास? उसकी दक्षता होती है हमारे पास 25 से 35% तक होती है। कितनी होती है? 25 से 35% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब नुकुलित। दाब नुकुलित जल रिएक्टर का लाभ है। जिसके ऊपर अधिक दाब का प्रभाव होता है उस जल रिएक्टर का क्या लाभ है वो पूछ रहा हमसे। ऑप्शन ए कह रहा छोटा आकार होता है, ऑप्शन बी कहता है बड़ा आकार होता है, ऑप्शन सी है मजबूत दाब पात्र होता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे दाबानुकूलित जल रिएक्टर का क्या लाभ है? तो दाबानुकूलित रिएक्टर का जो हमारे पास लाभ है वो क्या भी छोटा आकार होता है। क्या होता है इसका आकार? क्या होता है? छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसके रूप में भी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में। अब हमने क्या हुई जो हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं जिसमें यूरेनियम के द्वारा बिजली को पैदा किया जाता है उसमें कह रहा है मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बोरोन का, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जिसका प्रयोग किया तो हमारे पास क्या होती है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात किसका है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात किसका है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी है D2O। तो सबसे ज्यादा जो मॉडरेटिंग अनुपात होता है वो किसका होता है? कार्बन का होता है, हीलियम का होता है, पानी का होता है और ऑप्शन डी है भारी जल का होता है। तो हमारे किसका होता है? D2O का होता है। किसका होता है? D2O का, भारी जल का होता है। किसका होता है? भारी जल का होता है। किसका होता है? भारी जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नियंत्रक रोड को रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है। ये नियंत्रक रोड क्या होती है? जो यूरेनियम की छड़ होती है उनके बीच में नियंत्रक रोड को लगाया जाता है। क्या होती है हमारे पास? नाभिकीय संयंत्र के अंदर हमारे पास यूरेनियम की छड़ होती है, इनके बीच में ये नियंत्रक छड़ लगाई जाती है। तो पूछ रहा है इसका गुणांक कारक का मान हो जाता है। कह रहा जब इन नियंत्रक छड़ों को यूरेनियम छड़ों के बीच में जो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर यूरेनियम छड़ होती है उनके बीच में प्रवेश करवाया जाता है तो उसके गुणांक कारक का मान हो जाता है। तो कह रहा कितना हो जाता है? 1 से कम हो जाता है, ऑप्शन बी है 1 से ज्यादा होता है, ऑप्शन सी 1 के बराबर होता है और ऑप्शन डी 0 होता है। तो नियंत्रक रोड क्या होती है? नियंत्रक रोड इन यूरेनियम छड़ों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अगर हमने यूरेनियम छड़ों को नियंत्रित नहीं किया तो क्या हो जाएगा? हमारे पास परमाणु बम बन जाएगा। जब तक हमारे पास यूरेनियम नियंत्रित रहेगा हमारे पास बिजली पैदा होती रहेगी और जब हमारा क्या होता है? यूरेनियम की छड़ें अनियंत्रित हो जाती है तो क्या बन जाता है? परमाणु बम बन जाता है। इसलिए जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर होता है, परमाणु रिएक्टर होता है, इसके अंदर ये नाभिकीय यूरेनियम की छड़ें डाली जाती है और इन यूरेनियम की छड़ों को नियंत्रित करने के लिए जो नियंत्रक रोड इनके बीच में डाली जाती है उसका गुणांक कारक का मान हो जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा 1 से कम, ऑप्शन बी 1 से ज्यादा, ऑप्शन सी 1 के बराबर और ऑप्शन डी है 0। तो हमारा कितना हो जाता है? तो नियंत्रक छड़ का जो गुणांक कारक का मान हो जाता है हमारा कितना होता है? 1 से कम होता है। कितने से? 1 से कम। तो ये थी हमारी उत्पादन या जनरेटिंग स्टेशन की क्लास नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना? सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।